अस्पताल एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत की आंख मिचोली हर पल चलती रहती है। दिन के उजाले में यहां दवाई की महक और लोगों की भीड़ होती है, लेकिन रात होते ही अस्पताल के लंबे गलियारे किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगते। ये कहानी पुणे के पास स्थित एक पुराने सरकारी अस्पताल की है, जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। इस अस्पताल का जनरल वार्ड नंबर 4 हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा था, और उस चर्चा की वजह थी बेड नंबर 13। समीर एक नया मेल नर्स था, जिसने अभी हाल ही में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। उसकी पोस्टिंग इस पुराने अस्पताल में हुई थी। समीर एक तार्किक लड़का था, जो भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया थी। पहले हफ्ते सब कुछ नॉर्मल रहा। उसकी शिफ्ट दोपहर की होती थी, इसलिए उसे कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर स्टाफ की कमी के कारण हेड नर्स ने समीर को रात की शिफ्ट यानी नाइट ड्यूटी पर लगा दिया। पहली रात जब समीर वार्ड में पहुंचा, तो वहां का माहौल दिन से बिल्कुल अलग था। वार्ड नंबर 4 बिल्डिंग के सबसे पिछले हिस्से में था, जहां खिड़कियों से सिर्फ घना जंगल दिखाई देता था। रात के 11 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट से पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियां कांप उठती थीं। वार्ड में कुल 20 बेड थे, लेकिन आज रात सिर्फ 5 मरीज भर्ती थे। समीर काउंटर पर बैठा फाइल्स चेक कर रहा था। उसके साथ एक सीनियर नर्स थी, सिस्टर रागिनी। रागिनी पिछले 20 सालों से यहां काम कर रही थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता रहती थी। रात के करीब 12 बजे एक नया मरीज इमरजेंसी में आया। उसका नाम रमेश था और उसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने तुरंत उसे वार्ड 4 में शिफ्ट करने को कहा। समीर ने देखा कि सारे बेड या तो ऑक्यूपाइड थे या टूटे हुए थे, सिवाय एक के, बेड नंबर 13। ये बेड दरवाजे से सबसे दूर कोने में अंधेरे में था। समीर ने वार्ड बॉय से कहा कि मरीज को बेड नंबर 13 पर लिटा दो। जैसे ही सिस्टर रागिनी ने यह सुना, वो तेजी से आई और समीर का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नहीं समीर, उस बेड पर नहीं। मरीज को जमीन पर गद्दा बिछाकर लिटा दो, लेकिन 13 नंबर बेड पर नहीं। समीर हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन सिस्टर, बेड खाली है और मरीज की हालत खराब है। जमीन पर इन्फेक्शन का खतरा है। सिस्टर रागिनी ने सख्ती से कहा, मैंने कहा ना, वहां नहीं। वो बेड श्रापित है। वहां जो भी गया वो कभी अपने पैरों पर चलकर नहीं आया। समीर को यह बात बकवास लगी। डॉक्टर का ऑर्डर था, इसलिए उसने सिस्टर रागिनी की बात अनसुनी कर दी और मरीज को बेड नंबर 13 पर शिफ्ट करवा दिया। रागिनी वहां से गुस्से और डर में बड़बड़ाती हुई चली गई कि अब अनर्थ होगा। समीर ने मरीज रमेश को सलाइन लगाया और वापस अपने काउंटर पर आ गया। रमेश बेहोश था, इसलिए वार्ड में शांति थी। समय बीतता गया। रात के 2 बज चुके थे। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन हवा की साएं अभी भी डरावनी थी। समीर को नींद आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि एक बार राउंड लगाकर आता हूं, फिर थोड़ी देर आंख लगा लूंगा। वो टॉर्च लेकर वार्ड में घूमने निकला। सभी मरीज सो रहे थे। जब वो चलते चलते आखिरी कोने में पहुंचा, जहां बेड नंबर 13 था, तो उसे ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने एसी का तापमान एकदम कम कर दिया हो, जबकि वार्ड में एसी था ही नहीं। उसने देखा कि रमेश अभी भी बेहोश है, लेकिन उसकी चादर जमीन पर गिरी हुई थी। समीर ने सोचा शायद नींद में गिर गई होगी। वो चादर उठाने के लिए झुका। जैसे ही वो झुका, उसने बेड के नीचे कुछ देखा। अंधेरे में बेड के ठीक नीचे 2 सफेद आंखें उसे घूर रही थीं। समीर बुरी तरह चौंक गया और पीछे गिरा। उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर लुढ़कते हुए दूर चली गई। धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई और बेड के नीचे रोशनी मारी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल और पुराने जूते पड़े थे। समीर ने गहरी सांस ली। शायद मेरा वहम था, वो खुद को समझाने लगा। उसने चादर उठाकर रमेश के ऊपर डाली। तभी उसे महसूस हुआ कि रमेश का शरीर बहुत ठंडा पड़ गया है, बर्फ जैसा ठंडा। उसने रमेश की नब्ज चेक की। नब्ज नॉर्मल चल रही थी। ये अजीब था। एक जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? समीर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे बेड नंबर 13 के पास रखी लोहे की कुर्सी पर किसी के बैठने की आवाज आई। क्रीच। वो कुर्सी खाली थी, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी इंसान उस पर बैठा हो और कुर्सी ने वजन से आवाज की हो। समीर ने गौर से देखा। कुर्सी अपनी जगह से थोड़ी हिल गई थी। अब समीर को सिस्टर रागिनी की बातें याद आने लगी। क्या सच में यहां कुछ गलत था? वो तेज कदमों से वापस नर्स स्टेशन की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने पानी पिया।
सिस्टर रागिनी वहां नहीं थी, शायद वो डॉक्टर के रूम में गई होंगी। समीर अकेला था। तभी बेड नंबर 13 के पास लगा हुआ इमरजेंसी कॉल बेल बजा। ट्रिंग ट्रिंग, रेड लाइट जलने लगी। इसका मतलब मरीज को मदद चाहिए। लेकिन रमेश तो बेहोश था, वो बेल कैसे बजा सकता है? समीर का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन ड्यूटी थी। वो हिम्मत करके वापस उस कोने की तरफ गया। इस बार वार्ड में घना अंधेरा था, क्योंकि बिजली चली गई थी और सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की पीली रोशनी आ रही थी। वो बेड नंबर 13 के पास पहुंचा। रमेश अभी भी वैसे ही लेटा था, लेकिन बेड के चारों तरफ जो पर्दे लगे थे वो अब बंद थे। समीर को याद था कि उसने पर्दे खुले छोड़े थे। बंद पर्दों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। छप छप, और साथ में एक धीमी दर्दनाक कर्राहट। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। आवाज रमेश की नहीं थी, ये किसी छोटे बच्चे की आवाज थी। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वार्ड में कोई बच्चा नहीं था। उसने कांपते हाथों से पर्दे को पकड़ा। उसका दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने एक झटके में पर्दा हटाया। जो नज़ारा उसने देखा वो उसकी समझ से परे था। बेड पर रमेश नहीं था, वहां बेड की चादर खून से लथपथ थी, और बेड के ठीक बीच में एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई चीज़ रखी थी। वो चीज़ हिल रही थी। समीर ने अपनी टॉर्च उस पर मारी। वो सफ़ेद कपड़ा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर से एक जला हुआ हाथ बाहर निकला, एक छोटे बच्चे का हाथ, और फिर उस सफ़ेद कपड़े के अंदर से एक चेहरा बाहर आया। एक बच्चा जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और बाकी आधा चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधा समीर को देख रहा था। बच्चे ने अपना मुंह खोला और एक भारी मर्दाना आवाज में बोला, तुमने मेरी जगह किसी और को कैसे दी? समीर की चीख निकल गई। वो पीछे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा वो किसी चीज से टकरा गया। सामने रमेश खड़ा था। रमेश, जो कुछ देर पहले बेहोश था और एक्सीडेंट की वजह से चलने लायक नहीं था, वो अब अपने पैरों पर खड़ा था। लेकिन रमेश के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। रमेश की गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने समीर का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तभी वार्ड की लाइट वापस आई। जैसे ही वार्ड में बिजली आई, समीर की आंखें चुंधिया गईं। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी में उसने देखा कि वो जमीन पर गिरा हुआ है और बुरी तरह हाँफ रहा है। उसका गला दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने उसे सचमुच लोहे के हाथों से दबा दिया हो। समीर ने हड़बड़ाकर सामने देखा। बेड नंबर 13 पर रमेश लेटा हुआ था। वो हवा में नहीं तैर रहा था और ना ही खड़ा था। वो बिस्तर पर बिल्कुल सीधा पड़ा था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरीके से अकड़ गया था। उसकी आंखें छत की तरफ पथराई हुई थीं और मुंह खुला रह गया था। वार्ड में सन्नाटा था। वो बच्चा, वो जला हुआ चेहरा, वो सब गायब हो चुका था। तभी वार्ड का दरवाजा जोर से खुला और सिस्टर रागिनी हाँफती हुई अंदर आईं। उनके हाथ में एक पानी का लोटा और गले में पहने हुए क्रॉस की माला थी। उन्होंने आते ही समीर को जमीन पर गिरा देखा और दौड़कर उसके पास आईं। समीर, तुम ठीक हो? सिस्टर रागिनी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। समीर कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने गले पर हाथ रखकर इशारा कर रहा था। रागिनी ने तुरंत रमेश की तरफ देखा। उन्होंने रमेश की नब्ज टटोली और फिर निराशा में सर हिला दिया। देर हो गई, उन्होंने धीरे से कहा। वो इसे भी ले गया। कुछ देर बाद जब समीर की सांसें थोड़ी काबू में आईं, तो उसने कांपती आवाज में पूछा, सिस्टर, वो क्या था? मैंने एक बच्चे को देखा, जला हुआ बच्चा। रागिनी ने एक गहरी सांस ली और पास रखी कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने कहा, मुझे डर था कि आज रात यही होगा। मैंने तुम्हें मना किया था समीर। रागिनी ने बताना शुरू किया। 10 साल पहले की बात है। एक रात इसी अस्पताल में आग लग गई थी। सब लोग भाग गए थे, लेकिन इस वार्ड में एक 8 साल का बच्चा भर्ती था जिसका नाम चिंटू था। वो पहले से ही जला हुआ था और चल नहीं सकता था। आग लगने पर सब भाग गए, लेकिन चिंटू इसी बेड नंबर 13 पर मदद के लिए चिल्लाता रहा। कोई वापस नहीं आया। जब आग बुझी तो हमें चिंटू की लाश मिली। वो इसी बेड के नीचे छुपा हुआ था, शायद आग से बचने के लिए। रागिनी की आंखें नम हो गईं। तब से लेकर आज तक जो भी मरीज इस बेड पर आता है, उसे चिंटू पसंद नहीं करता। वो सोचता है कि ये लोग उसकी जगह लेने आए हैं। वो उन्हें पहले डराता है और अगर वो नहीं जाते तो वो उन्हें मार देता है। रमेश का दिल फेल हो गया है,
लेकिन मैं जानती हूं कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं, खौफ से हुई है। समीर सुन रह गया। उसे अभी भी अपने गले पर वो ठंडा स्पर्श महसूस हो रहा था। उसने तुरंत उठकर बाथरूम के आईने में अपना गला देखा। वहां नीले निशान पड़े थे, लेकिन वो निशान किसी बड़े आदमी के हाथों के नहीं थे। वो निशान नन्ही नन्ही उंगलियों के थे, एक छोटे बच्चे के हाथ के निशान। अगली सुबह होते ही समीर ने अपना इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन दे दिया। वो उस अस्पताल में एक पल भी और रुकने को तैयार नहीं था। कहते हैं कि आज भी उस अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में बेड नंबर 13 अक्सर खाली रहता है, लेकिन कई बार नए मरीज शिकायत करते हैं कि रात को उन्हें बेड के नीचे से किसी बच्चे के रोने की और मां पुकारने की आवाज आती है। और जो नर्स वहां नहीं आती है, उसे अक्सर महसूस होता है कि कोई अनसीन हाथ उसका एप्रन खींच रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है सफेद कपड़े। अक्सर हम सुनते हैं कि सड़क हादसों में मरे हुए लोगों की आत्माएं मुक्ति नहीं पाती, लेकिन ये घटना अस्पताल के मुर्दाघर यानी मॉर्चुअरी की है, जहां मौत का हिसाब किताब रखा जाता है। डॉक्टर कौशल अस्पताल में पोस्टमार्टम विभाग के हेड थे। उनका काम था लाशों की चीरफाड़ करके मौत की वजह पता लगाना। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लाशें देखी थीं, इसलिए डर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनके साथ एक हेल्पर काम करता था, जिसका नाम शंकर था। एक तूफानी रात पुलिस की गाड़ी मुर्दाघर के बाहर आकर रुकी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पुलिस वालों ने एक स्ट्रेचर उतारा, जिस पर एक लाश रखी थी, जो पूरी तरह से एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। कांस्टेबल ने डॉक्टर कौशल को बताया, सर, ये लाश हाईवे के किनारे मिली है। लगता है किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, पर अजीब बात यह है कि इसके पास कोई सामान नहीं मिला और ना ही कोई पहचान पत्र, बस ये सफेद कपड़े पहने हुए थी। डॉक्टर कौशल ने सर हिलाया और शंकर को इशारा किया कि लाश को अंदर टेबल नंबर 2 पर रख दे। पुलिस वाले फॉर्मेलिटीज पूरी करके चले गए। अब मुर्दाघर में सिर्फ डॉक्टर कौशल, शंकर और वो अनजान लाश थी। बाहर बिजली कड़क रही थी, जिसकी वजह से मुर्दाघर की पुरानी लाइट्स झपझप कर रही थी। डॉक्टर कौशल ने अपने ग्लव्स पहने और टेबल के पास गए। शंकर ने रजिस्टर में एंट्री करनी शुरू की। डॉक्टर कौशल ने जैसे ही लाश के ऊपर से वो सफेद चादर हटाई, वो हैरान रह गए। सामने एक जवान लड़की की लाश थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसने दूध जैसी सफेद साड़ी पहन रखी थी। हैरानी की बात यह थी कि एक्सीडेंट का केस होने के बावजूद उसकी सफेद साड़ी पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। कपड़े बिल्कुल साफ और नए लग रहे थे, जैसे अभी दुकान से खरीदे हों। इवन उसके चेहरे पर भी खरोच का कोई निशान नहीं था। सर, ये कैसा एक्सीडेंट है? शंकर ने डरते हुए पूछा। इसके कपड़े तो देखिए, बिल्कुल बेदाग हैं। डॉक्टर कौशल ने माथा सिकोड़ा। शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, हड्डी टूटी होगी अंदर से, बाहरी चोट नहीं है। उन्होंने लड़की की आंखें खोलकर देखने की कोशिश की। पलकें सख्त थीं। बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां यानी प्यूपिल्स गायब थीं। आंखें पूरी तरह सफेद थीं। डॉक्टर कौशल को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि जल्दी से ऑटोप्सी खत्म करके घर निकलना चाहिए। उन्होंने स्कैल्पल यानी चीरफाड़ करने वाला चाकू उठाया। जैसे ही वो पहला कट लगाने के लिए लाश के गले के पास झुके, लाइट अचानक चली गई। अंधेरा घुप हो गया। शंकर, जनरेटर चालू कर, डॉक्टर कौशल ने अंधेरे में चिल्लाया। शंकर की आवाज दूर से आई, जी साहब, अभी गया। डॉक्टर कौशल वही अंधेरे में खड़े रहे, बस बिजली की चमक का इंतजार करते हुए ताकि कुछ दिखाई दे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, कपड़ों की सरसराहट। ऐसी आवाज जैसे कोई सिल्कन कपड़ा पहनकर करवट ले रहा हो। सर, सर। डॉक्टर कौशल ने सोचा शायद शंकर वापस आ गया है। शंकर? कोई जवाब नहीं आया। बस फिर वही आवाज आई, इस बार टेबल के ऊपर से। बिजली जोर से कड़की और खिड़की से रोशनी अंदर आई। 1 सेकंड के लिए पूरा कमरा रोशन हुआ। उस 1 सेकंड में डॉक्टर कौशल ने जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। टेबल पर वो लड़की की लाश लेटी हुई नहीं थी, वो बैठी हुई थी। उसकी सफेद आंखें सीधी डॉक्टर कौशल को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सफेद साड़ी अब धीरे धीरे लाल रंग में बदल रही थी, जैसे कपड़ा खुद ब खुद खून उगल रहा हो। अंधेरा फिर छा गया। डॉक्टर कौशल की सांस अटक गई।
वो पीछे हटने लगे, लेकिन अंधेरे में वो किसी चीज से टकराकर गिर पड़े। तभी उनके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक लड़की की आवाज गूंजी, मेरा पोस्टमार्टम मत करना डॉक्टर, मुझे दर्द होता है। डॉक्टर कौशल ने जेब से लाइटर निकालने की कोशिश की, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही लाइटर जला, उन्होंने देखा कि टेबल खाली थी, लाश गायब थी, लेकिन फर्श पर खून के निशान बने हुए थे, नंगे पैरों के निशान, जो दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि डॉक्टर कौशल की तरफ आ रहे थे। और वो निशान वहीं आकर रुक गए थे जहां वो गिरे हुए थे। मतलब वो चीज अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर कौशल की सांसें अटकी हुई थीं। वो अदृश्य चीज उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उन्हें अपने चेहरे पर एक ठंडी और सड़ी हुई सांस महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उन्हें छूकर गुजर रही हो। तभी अचानक मुर्दा घर का दरवाजा जोर से खुला। सर, सर, आप ठीक हैं? ये शंकर की आवाज थी। साथ ही जनरेटर चालू हुआ और कमरे की ट्यूबलाइट्स जल उठीं। रोशनी आते ही डॉक्टर कौशल ने हड़बड़ाकर अपने सामने देखा। वहां कोई नहीं था। वो खून के निशान जो उनकी तरफ आ रहे थे वो भी गायब हो चुके थे। डॉक्टर कौशल ने हांफते हुए टेबल की तरफ देखा। वो लड़की की लाश वापस टेबल पर लेटी हुई थी। उसके ऊपर वही सफेद कपड़ा ढका हुआ था। सब कुछ वैसा ही था जैसा शुरू में था। शंकर उनके पास दौड़कर आया और उन्हें उठाया। साहब, आप जमीन पर क्यों गिरे हैं और आप इतना पसीना क्यों बहा रहे हैं? डॉक्टर कौशल ने कांपते हुए हाथ से टेबल की तरफ इशारा किया। शंकर, वो लाश उठ गई थी, उसने बात की मुझसे। शंकर ने अजीब नजरों से डॉक्टर को देखा और फिर टेबल के पास गया। उसने बेखौफ होकर कपड़ा हटाया। लड़की की लाश शांत पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। साड़ी बिल्कुल सफेद थी, कोई खून का धब्बा नहीं, कोई लाल रंग नहीं। शंकर ने कहा, साहब, आपको शायद वहम हुआ है। अंधेरे और थकान की वजह से दिमाग खेल खेलता है। देखिए, ये तो बेजान पड़ी है। डॉक्टर कौशल ने अपनी आंखें मलीं। क्या सच में वो हेलुसिनेशन था? उन्होंने पानी पिया और खुद को शांत किया। एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें लॉजिक पर भरोसा करना था। उन्होंने सोचा कि जल्दी से काम खत्म करके यहां से निकलना ही बेहतर है। उन्होंने दोबारा स्कैल्पल यानी चाकू उठाया और टेबल के पास गए। लेकिन जैसे ही वो लाश के पास पहुंचे, उन्होंने एक चीज नोटिस की जो पहले वहां नहीं थी। लड़की के गले पर सफेद चमड़ी के ऊपर उंगलियों के नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने अभी अभी उसका गला घोंटा हो। डॉक्टर कौशल रुके। शंकर, ये निशान पहले नहीं थे। तभी मुर्दा घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। इतनी रात गए फोन बजना अजीब था। शंकर ने फोन उठाया। हेलो, सिविल हॉस्पिटल मॉर्चुरी। शंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बुत बनकर खड़ा रह गया। डॉक्टर कौशल ने पूछा, कौन है? शंकर ने कांपते हुए हाथ से फोन डॉक्टर कौशल की तरफ बढ़ाया। सर, पुलिस इंस्पेक्टर हैं। डॉक्टर कौशल ने रिसीवर कान पर लगाया। हेलो, डॉक्टर कौशल स्पीकिंग। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की घबराई हुई आवाज आई। डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर देशमुख बोल रहा हूं। सॉरी आपको तकलीफ दी। हम उस हाईवे एक्सीडेंट वाली लड़की की लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम बस अभी आधे घंटे में लाश लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर कौशल के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? आपके कांस्टेबल तो आधे घंटे पहले लाश दे गए। लाश मेरे टेबल पर है। इंस्पेक्टर चिल्लाया, नहीं डॉक्टर, ये नामुमकिन है। हमारी गाड़ी जंगल में खराब थी। हमारे अलावा उस लाश को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वहां जो भी है वो हमारी भेजी हुई लाश नहीं है। फोन डॉक्टर कौशल के हाथ से छूट गया। अगर पुलिस अभी आ रही है तो ये कौन है जिसका वो पोस्टमार्टम करने वाले थे? उन्होंने धीरे से टेबल की तरफ देखा। शंकर दरवाजे की तरफ भागने लगा था, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ढाम। अब कमरे में सिर्फ डॉक्टर कौशल, शंकर और वो चीज थी। टेबल पर पड़ी लाश हिलने लगी। उसके शरीर से खटखट हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। वो लड़की धीरे धीरे उठकर बैठ गई। इस बार उसकी आंखें बंद नहीं थीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो सफेद साड़ी अब तेजी से पुरानी और सड़ी हुई दिखने लगी, जैसे सालों से कब्र में दबी हो। लड़की ने अपनी गर्दन घुमाई बिल्कुल 180 डिग्री और डॉक्टर कौशल को देखा। उसकी आवाज अब किसी लड़की की नहीं बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी, भारी और खौफनाक। तुमने मुझे काटने की कोशिश की डॉक्टर, अब मेरी बारी। कमरे की सारी लाइट्स फट गईं। अंधेरे में सिर्फ डॉक्टर कौशल और शंकर की चीखें गूंजती रहीं। अगली सुबह जब असली पुलिस टीम लाश लेकर वहां पहुंची तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों को उल्टियां आ गईं। टेबल नंबर 2 खाली की।
डॉक्टर कौशल एक कोने में दुबके हुए थे। वो पूरी तरह पागल हो चुके थे और सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रहे थे, सफ़ेद कपड़े, लाल खून, सफ़ेद कपड़े, लाल खून। और शंकर की लाश उसी टेबल नंबर 2 पर पड़ी थी। उसका पोस्टमार्टम किया गया था, एकदम सटीक, प्रोफेशनल तरीके से चीर फाड़ की गई थी, लेकिन वहां कोई औजार नहीं था। शंकर के सीने पर किसी ने मांस को खुरच कर लिखा था, मैसेज रिसीव्ड। पुलिस आज तक नहीं समझ पाई कि उस रात वो पहली लाश कौन लेकर आया था और वो कहां गई। डॉक्टर कौशल आज भी मेंटल असाइलम में है। जब भी वो किसी को सफ़ेद कपड़ों में देखते हैं तो चीख कर बेहोश हो जाते हैं। अस्पताल के उस पुराने मुर्दा घर को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन चौकीदार कहते हैं कि बारिश की रातों में बंद दरवाजे के पीछे से आज भी किसी के कपड़े बदलने की सर आवाज़ सुनाई देती है। आपको आज की कहानियां कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप भी अपनी कोई सच्ची या भयानक कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमसे राब्ता ज़रूर करें।